नमस्कार। मानविकी विद्यापीठ द्वारा संचालित इस परामर्श सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेडियो समाचार लेखन की। यह बातचीत उन विद्यार्थियों के लिए विशेष काम की है जो पीजीडीआरपी कार्यक्रम के विद्यार्थी हैं या बीए स्तर पर जो लोग एडब्ल्यूआर जिन लोगों ने ले रखा है, जिन्होंने उसका चयन किया है एडब्ल्यूआर का रेडियो लेखन, उनके भी काम का है कि रेडियो में जो समाचार हम सुनते हैं आए दिन, जाहिर है कि रेडियो एक ऐसा साधन है जो सहजता से उपलब्ध होता है। कहीं भी आप लेकर जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और सुन सकते हैं। उस पर जो समाचार आता है, एक समय तो ऐसा था कि रेडियो समाचार पर ही लोग आश्रित होते थे दूर दराज के क्षेत्रों में। अब तो अखबार भी पहुंचते हैं, टेलीविजन भी पहुंच गया, लेकिन अभी भी रेडियो समाचारों की अपनी प्रासंगिकता है। तो यह जो रेडियो समाचार हम सुनते हैं, आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसका लेखन कैसे किया जाता है, ये कैसे हम तो सुन लेते हैं, लेकिन सुनाने से पहले की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, कैसे समाचार तैयार हो जाता है, कैसे एडिट होता है, कैसे फिर पढ़ने वाले तक पहुंचता है और कैसे वो प्रसारित होकर के हम तक और आप तक पहुंचता है। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद प्रधान। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर आनंद प्रधान भारतीय जनसंचार संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जाने माने बुद्धिजीवी हैं, लगातार आर्थिक और सामाजिक विषयों पर लिखते रहते हैं। रेडियो समाचारों से भी आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है। तो आज आप हमारे विद्यार्थियों को रेडियो समाचार लेखन की जो बुनियादी बातें हैं, जो विशेषताएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, तो जो समाचार पत्र हैं आजकल वो भी गांवों तक पहुंच गए हैं, शहरों तक। समाचार पत्रों में जो समाचार आता है वह, और जो रेडियो में 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का जो एक बुलेटिन आता है समाचार का, इन दोनों में फर्क क्या है? आखिर इन दोनों समाचारों में के लिखने की जो पद्धति होती है, इसकी तैयारी की जो पद्धति, उसमें फर्क क्या है? जितेंद्र जी, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जहां समाचार पत्र और समाचार पत्रों का जो पूरा विज्ञान है वो दरअसल हमारे पढ़ने के लिए है। हम आंखों से उनको पढ़ते हैं और समझ सकते हैं। और मुद्रित माध्यमों का एक बहुत लंबा इतिहास है। मुद्रित माध्यमों के जरिए दुनिया बहुत लंबे समय से साक्षरता की जो संस्कृति का विकास हुआ है, उस साक्षरता की संस्कृति के विकास के साथ साथ दुनिया आज यहां तक पहुंची है। और इसलिए वो पढ़ना और पढ़ करके समझना, ये जो पढ़ने और समझने की प्रक्रिया है उसमें आंखों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन रेडियो दरअसल सुनने का माध्यम है, कानों का माध्यम है। बिल्कुल। आपको जो कुछ भी आप तक पहुंचाना है वो कानों के जरिए पहुंचाना है। तो दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी विद्यार्थी रेडियो समाचारों में काम करना चाहते हैं, रेडियो समाचारों के लिए काम करना चाहते हैं, उनको दो बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझनी चाहिए कि रेडियो में एक समाचार पत्र के पाठक की तरह यह सुविधा नहीं है कि वो जो चीज समझ उसे नहीं आई रेडियो समाचार में किसी भी कारण से, तो वो दोबारा नहीं सुन सकता। जबकि अखबार में अगर कोई शब्द उसे क्लिष्ट मिला, बिल्कुल, कोई शब्द उसको ऐसा मिला जिसको उसको डिक्शनरी देखने की जरूरत है, कोई वाक्य संरचना में ऐसी गड़बड़ी है जिसको वो दोबारा पढ़ने की जरूरत है, या लंबे और जटिल वाक्य हैं, तो उनको वो दोबारा पढ़ सकता है, डिक्शनरी कंसल्ट कर सकता है। पर रेडियो एक दरअसल लीनियर मीडियम हम उसको कहते हैं, वो एक रेखीय माध्यम है। इसका मतलब यह है जिसके कारण रेडियो के समाचारों की पूरी प्रस्तुति और लेखन उससे प्रभावित होती है। एक रेखीय माध्यम को थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाचार जब रेडियो में शुरू होता है तो जहां से शुरू होता है और जहां तक वो अंत तक पहुंचता है, वो पूरे एक प्रवाह में एक साथ चलता है। आपको अपने जब आप समाचार सुन रहे होते हैं तो आपको ध्यान से उसको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल। पर अखबार में ये नहीं है। अखबार में अगर आपको खेल सबसे ज्यादा पसंद है तो सबसे खेल के पन्ने से आप पढ़ना शुरू करिए। आप उलट सकते हैं अखबार को। बिल्कुल। लेकिन आप रेडियो में उलट नहीं सकते। रेडियो में जब खेलों का समाचार सुनवाया जाएगा
तभी आप सुन सकते हैं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रेडियो में जो संपादक है वो तय करता है कि पहला समाचार कौन सा होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, और एक श्रोता को उसी क्रम में सुनना है। वो कभी भी उस क्रम को बदल नहीं सकता। पर अखबार में आप फ्रंट पेज भी खोलें तो कोई जरूरी नहीं कि आप पहला समाचार ही पढ़ें, सबसे पहले आखिरी समाचार से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग केवल शहर के समाचार ही पढ़ते हैं, पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो रेडियो में जो भी समाचार लिखने आ रहा है, जो बुनियादी परिवर्तन अंतर है दोनों के बीच में, वो अंतर यही है कि अब समाचार लिखते हुए आपको ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है जो क्लिष्ट हों, कठिन हों, जिनको देखने के लिए हमारे श्रोता को डिक्शनरी देखना पड़े, जिसको किसी भी कारण से कंफ्यूजिंग हो, किसी भी कारण से वो वाक्य संरचना ऐसी हो जो बहुत जटिल और क्लिष्ट हो, जिसको समझना उसके लिए आसान नहीं हो। तो जैसे ही ऐसा होता है वो रेडियो समाचार में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। और फिर उस स्थिति में क्योंकि अब एक समाचार वो नहीं ठीक से समझ पाया तो दूसरे में भी उसका ध्यान नहीं जा पाता, और अब उस स्थिति में वो या तो आपका रेडियो चैनल बदल देगा या रेडियो स्विच ऑफ कर देगा। तो हमारा पूरा का पूरा पर्पज और उद्देश्य डिफीट कर जाता है। तो ये पहला बुनियादी परिवर्तन है। लेकिन इसके साथ साथ कहने के साथ दूसरी बात भी बहुत जरूरी है जोड़ना यहां कि रेडियो समाचार निश्चित तौर पर हमारे कानों के लिए, श्रोताओं के कानों के लिए है, लेकिन कानों तक पहुंचने से पहले भी उसे कोई पढ़ता है। न्यूज रीडर उसको अंततः पढ़ता है। बिल्कुल। तो वो पढ़ने के लिहाज से भी उपयुक्त होने चाहिए, यानी कि न्यूज रीडर जब पढ़े उसको तो फंबल न करे, उसमें उसको कहीं उसको पढ़ते हुए ऐसी दिक्कत ना आए जहां वो ठिठके। तो इसलिए समाचारों को लिखने की जो प्रक्रिया है वो भी इससे बहुत प्रभावित होती है कि वो पढ़ने में भी आसान हो, पढ़ने में भी उसे कोई दिक्कत ना हो। तो दो ये बुनियादी परिवर्तन है, अंतर हैं रेडियो समाचारों में और समाचार पत्रों के लिए लिखने में समाचार, जिनके आधार पर रेडियो समाचारों की पूरी बुनियादी सिद्धांत उसके इसी आधार पर तय होते हैं। मतलब रेडियो समाचार इस तरह से लिखा जाता है जैसे लगे कि वो बोला जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन बोले जाने के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज, रेडियो दरअसल माना ही जाता है कि कन्वर्सेशन की लैंग्वेज। जी, बिल्कुल। उसकी भाषा जो है वो बातचीत की भाषा होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा। और कभी भी वो चूंकि दरअसल हुआ ये कि रेडियो और ट्रांजिस्टर और अब एफएम में वो एक व्यक्ति कहीं भी कोई काम कर रहा है, कहीं बैठा है, तो वो एक उसका निजी माध्यम है। रेडियो को कहा भी जाता है कि वो वॉलपेपर है। जी, बिल्कुल। आप जहां हम बैठे होते हैं वो जैसे वॉलपेपर, दीवारें हमारे चारों तरफ हैं, रेडियो के जो स्वर हैं, जो ध्वनियां हैं, वो हमारे लिए वॉलपेपर का काम करती हैं। हम उनको इसी रूप में सुनते और समझते हैं। तो इसमें ध्वनियों का, शब्दों का बहुत बड़ा खेल है, या कह लीजिए कि इस्तेमाल है। बिल्कुल। और उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। खास आदमी भी सुनता है और आम आदमी भी सुनता है। खास और आम यानी कि उसको सुनने वाले की कोई कैटेगरी विभाजित नहीं है अलग से कि ये रेडियो यही सुनेगा। इसलिए रेडियो समाचार तैयार करते वक्त जो भी विद्यार्थी कभी रेडियो समाचार लेखन की दिशा में जाएं तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जो सामग्री वो तैयार कर रहे हैं, जिस भाषा में तैयार कर रहे हैं, खबर तो आ रही है पीछे से, तो वो भाषा सबके लिए उपयोगी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए माना जाता है कि रेडियो की भाषा बिल्कुल आम फहम, बोलचाल की एकदम सामान्य भाषा होनी चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए, क्योंकि लंबे वाक्य आप जब लिखते हैं, जटिल वाक्य लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे वाक्यों को समझना और उनको फॉलो करना, जैसा मैंने कहा कि वो एक लीनियर मीडियम है, एक रेखीय माध्यम है, तो उनको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल होने लगता है। मुझे लगता है इसमें क्योंकि हम लोग भाषा की ही बात कर रहे हैं तो तैयार करते वक्त इसका भी ध्यान रखा जाता है वहां पर भी, और जो लोग भविष्य में इस दिशा में जाए कि असंवैधानिक शब्द वहां पर न इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, ये तो खैर वो बिल्कुल रेडियो की जो गाइडलाइंस है, आचार संहिता है, उसमें ये निश्चित है। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि रेडियो में जब हम लिखते हैं और उसकी भाषा तय करते हैं तो भाषा आम बोलचाल की और सामान्य शब्दों का इस्तेमाल हम करने की बात तो कहते ही हैं। इसके साथ ही साथ जो बात बहुत महत्वपूर्ण है रेडियो के लिहाज से कि रेडियो दरअसल जब हम सुन रहे होते हैं तो उनमें से उन शब्दों का जो हमारे अगर आम बोलचाल में या जो हम जिनका इस्तेमाल नहीं करते, अगर ऐसे तकनीकी और जार्गन्स का हम इस्तेमाल करें, जबकि अखबार में हम कर सकते हैं, अखबार में होता है। क्योंकि अखबार में हमारे पास समय है और हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। वो एक साक्षरता की लंबी संस्कृति भी है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, वही उसको पढ़ेगा। पर यहाँ तो निरक्षर भी सुन सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये हमें जरूर समझना चाहिए, और खास करके भारत जैसे देश में जहां हम काम कर रहे हैं, वहां तो जो रेडियो का समाचार है वो वास्तव में
उन्हीं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता है। वहां एकमात्र माध्यम है जहां ज्यादातर लोग निरक्षर हैं या जिनका शब्द ज्ञान या शब्द भंडार इतना बड़ा नहीं है जितना अखबारों का होता है या अखबार के एक सामान्य पाठक का होता है। तो ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। 20-22 साल पुरानी बात अगर हम याद कर लें, जब गांव की, तो गांव में 1-2 रेडियो होते थे और शाम के समय जो समाचार का समय होता था या सवेरे वाला जो प्रादेशिक समाचार, लोग सुनने के लिए अगल बगल के घरों के लोग आ जाते थे कि क्या देश में क्या हुआ, प्रदेश में क्या हुआ, उसकी खबर जानने के लिए लोग आ जाते थे। तो इस तरह का माध्यम, क्योंकि दुनिया में खुलने वाली एकमात्र खिड़की थी हाँ। जिसके जरिए वो दुनिया को देख सकते थे, समझ सकते थे। इसी से एक जुड़ी हुई बात, आपको जो बोलचाल की भाषा की हमने बात की कि इसकी लैंग्वेज कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। बीबीसी में जब समाचारों को लिखने की परंपरा शुरू हुई तो वहां उनके संपादकों को एक स्टैंडिंग ऑर्डर था, उनको एक निर्देश था कि आप जो भी समाचार लिखाएंगे, और अभी हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी इसको फॉलो किया जाता है, वहां जो समाचार संपादक होते हैं, जो समाचार लिखवाते हैं, वहां बोल बोल के समाचार लिखवाया जाता है। आप वो खुद टाइप नहीं करते समाचार, आप जब बोलते हैं तो बोलते समय आपको यह ध्यान रखता है कि कहां बोलने में गड़बड़ी हो सकती है, कहां उसको पढ़ने में गड़बड़ी हो सकती है और कहां समझने में गड़बड़ी हो सकती है, और कहां वो वाक्य इतना लंबा न हो कि बोलने वाले की सांस फूलने लगे, सांस फूल जाए और जो आरोह अवरोह है उसका बिगड़ जाए, वो उससे प्रभावित हो। तो इसलिए बोल करके समाचार, स्टेनोग्राफर को वहां डिक्टेशन दिया जाता है और वो समाचार को वो टाइप करता है। तो इस प्रक्रिया में समाचार वास्तव में वो बोलचाल की भाषा में तैयार हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बुनियादी ढांचा क्या होता है? जो समाचार रेडियो के लिए जब देश भर से संवाददाता भेज देते हैं तो जाहिर है कि वो जो समाचार रूम होता है या न्यूज रूम होता है, वहां वो समाचार आते होंगे, फिर उनको एक क्रम दिया जाता होगा तय। तो ये बुनियादी ढांचा क्या है? मतलब ये जैसे आप रेडियो समाचार का, रेडियो समाचारों में जो कुछ बुनियादी बातें हैं, जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि रेडियो समाचार की विशेषताएं क्या हैं, कैसे वो समाचार पत्रों से अलग है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेडियो समाचार लिखे कैसे जाएं, जी बिल्कुल, इन पर ध्यान रखना जरूरी है और उसके कुछ बहुत बुनियादी सिद्धांत है। पहली बात यह है कि जो भी समाचार लिखा जाएगा वो बाकायदा वो ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाता है, ताकि समाचार पढ़ते समय न्यूज रीडर को लाइनों के बीच कोई कंफ्यूजन न हो। दोनों तरफ 1-1 इंच का हाशिया छोड़ा जाता है ताकि आखिरी समय में भी एडिटर को अगर कोई उसमें संपादन करना हो तो उसमें कोई दिक्कत न हो। तीसरी बात यह है कि उसमें जब हम समाचार लिख रहे होते हैं तो वो समाचार चूंकि बोलने का है और बोल करके लोगों को समझाने का है, तो उसमें कई ऐसी चीजों का हम ध्यान रखते हैं जैसे जो कि अखबारों में नहीं होता है। जैसे एक छोटी सी बात आप समझिए, हम अखबार में लिख देते हैं रुपए 2550 रुपए, है ना, अंकों में हमने लिख दिया। लेकिन अगर रेडियो के लिए आप लिख रहे हैं तो बोलचाल की भाषा यह है कि 2250 रुपए, तो रुपए वो बाद में आ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सुविधाजनक है वो, बिल्कुल। तो इसी तरह से अंकों का जैसे इस्तेमाल है, तो हम आमतौर पर 1 से 11 तक के जो अंक हैं वो, हाँ जी, आप दें, सवाल दें। हाँ जी, हेलो जी, हाँ बताएं। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है, आप सवाल पूछिए सर। क्या आप सुन सकते हैं? मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। हाँ बोलें। सवाल कट गया है डॉक्टर साहब, अभी फिर कोई बात नहीं, हम देखते हैं, फिर से आएगा। तो बहरहाल मैं जो बात कर रहा था कि जैसे उसमें जो अंकों का इस्तेमाल है, तो आमतौर पर 1 से 11 तक के अंक कंफ्यूजिंग हो सकते हैं पढ़ने में, तो उनको हम शब्दों में लिखते हैं। फिर 12 से लेकर के 999 तक अंकों में हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी हम अंक लिखेंगे या संख्याएं लिखेंगे उनको हम बाकायदा शब्दों में लिखते हैं कि 10,000 करोड़, तो वो 10,000 करोड़ लिखा जाता है वो बाकायदा। दूसरी बात है जैसे फिगर्स के मामले में कि उनको हम राउंड फिगर में करते हैं, क्योंकि रेडियो में कन्वर्सेशन की लैंग्वेज है, तो उसमें बाकायदा हम ये नहीं लिखेंगे कि सरकार ने इस साल बजट में 10,859 करोड़ रुपए दिए हैं। हम उसमें लिखेंगे कि सरकार ने लगभग 10,800 करोड़ रुपए, क्योंकि वो आसानी से समझने में मुझे लगता है पढ़ने में भी आसानी होती होगी। शब्दों में लिखा हुआ है तो आसानी से पढ़ करके उसको। लेकिन इसमें कुछ चीजों का जैसे एक्सेप्शन भी है, जैसे मुद्रास्फीति के आंकड़े हैं। तो मुद्रास्फीति के आंकड़े बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए। जैसे अगर मुद्रास्फीति इस समय देश में 7.35 है,
तो हम 7.35 ही लिखेंगे। हाँ। वो अंकों में लिखा जाएगा 7.35। इसी तरह से जैसे उसमें हम इन बातों का भी ध्यान रखते हैं, ऑनरिफिक्स जो लगाते हैं, श्री और श्रीमती और तो जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, तो उस मामले में हम ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम राष्ट्रपति लिख दें तो श्रीमती नहीं लगाएंगे, लेकिन जब अगली लाइन होगी तो उसमें हम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हम शेखावत हम लिख सकते हैं, या पाटिल जो भी हम लिखते हैं उनको। तो ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है तो वो बोलचाल की लैंग्वेज में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि, और शब्दों को ये माध्यम किफायत का है। ये बहुत जरूरी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर श्री, सुश्री, श्रीमती पदनाम के साथ भी लग ही जाते हैं। नहीं लगाना चाहिए, ये रेडियो में हमारे यहाँ जो स्टाइल बुक है उसमें हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। बहुत जरूरी बात है, विद्यार्थी इसको नोट करें, बहुत जरूरी बात है। लेकिन जैसे अगर दूसरी लाइन में, क्योंकि हम बार बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं आपके ये बहुत ही फॉर्मल किस्म की लैंग्वेज हो जाएगी। तो हम जब अगली लाइन लिखते हैं कि श्री मनमोहन सिंह ने कहा है, तो वहां हम जब पदनाम नहीं लगा रहे हैं तो तब श्री हम लगाएंगे। इसी तरह से जो खिलाड़ी हैं उनके नाम के आगे श्री लगाएंगे, श्री सचिन तेंदुलकर नहीं हम कहते। इसी तरह से जैसे रन उन्होंने बनाए 99 रन, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने लगभग 100 रन बनाए, 99 बनाए उन्होंने, तो 99 ही बनाए, 98 बनाए तो 98 ही बनाए। तो ये कई ऐसे बुनियादी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। वो प्रेजेंट टेंस में समाचार लिखे जाते हैं, उसमें चूंकि जैसे हम लिखते हैं कि पिछले माह, अगले माह, पिछले साल, अगले साल, जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लोग आसानी से, हम ये नहीं लिखते हैं कि 2007 में, अखबार में हम लिख सकते हैं, पर अगर हमको 2007 लिखना है तो उसकी तुलना में बेहतर होगा लोगों को समझना कि पिछले वर्ष, या जैसे 2009 के बारे में हमको लिखना है तो 2009, तो एक बार श्रोता सोचने लगता है 2009 कब आने वाला है, क्योंकि तुरंत उसके ध्यान में, तो आप लिखिए अगले साल, पिछले सप्ताह, अगले सप्ताह, अगले बुधवार, पिछले सोमवार। तो ये जो भाषा हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वही हम रेडियो में भी लिखते हैं। जैसे उसमें रेडियो में, चूंकि रेडियो की बुलेटिन हमेशा चलती रहती हैं, तो आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, तो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टाइम और रेफरेंस कहते हैं। तो उस मामले में भी हम ये देखते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो रेडियो समाचार लिखते हुए हम ध्यान रखते हैं। मतलब ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के पास जो भविष्य में कभी रेडियो न्यूज रूम तक पहुंचे तैयारी, अगर ये बुनियादी बातें उनको न पता हो तो उनका काफी समय इनको फिर जानने में लग जाएगा। जाहिर है, आप देखिए जैसे रेडियो समाचारों में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे 5 मिनट का बुलेटिन होता है, तो 5 मिनट के बुलेटिन में कितने शब्द पढ़े जाएंगे ये बाकायदा गिना जाता है, गिना जाएगा। क्योंकि रेडियो की बुलेटिन अगर 6 बजे से शुरू होनी तो 6:05 पर खत्म होनी, तो 6:05 पर ही खत्म होनी है। 6 बजे शुरू होगी और 6:05 पर खत्म होगी। आप बढ़ा नहीं सकते, उसको घटा नहीं सकते। तो एक एडिटर को ये देखना होता है कि कितने शब्द जाएंगे। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि 1 सेकंड में 2 से 2.5 शब्द पढ़े जा सकते हैं। वो न्यूज रीडर की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। एक समाचार संपादक को पता होता है कि आज हमारे साथ ये न्यूज रीडर हैं, इनकी ये स्पीड है। आमतौर पर 2 से 2.5 शब्द पढ़े जा सकते हैं 1 सेकंड में। तो इसका मतलब 60 सेकंड में 100, यानी 1 मिनट में 120 से लेकर के 130-40 शब्दों तक पढ़े जा सकते हैं। तो 5 मिनट के बुलेटिन में कोई 600 शब्द हुए, है ना, 500, 550, 600 शब्द। तो आपको ये देखना पड़ता है। तो जब हम टाइप करते हैं समाचार तो कंप्यूटर में ये उसके गिनती हो जाती है, क्योंकि एक लाइन में अगर 13 शब्द आ रहे हैं तो वो लाइनें गिनी जाती है, कितने लाइनों का समाचार है ये। और वो समाचारों की के महत्व के हिसाब से, प्रमुखता के हिसाब से बाकायदा उनकी बंचिंग की जाती है। देखा जाता है कि ये समाचार ये कितनी देर का है, इसमें कितने शब्द हैं और इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा, उसके हिसाब से ही एडिटर तय करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक एक शब्द की वहां पर कीमत है। आप उसकी, इसीलिए वहां शब्दों की किफायत पर बहुत ध्यान, फालतू शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। आपको जो शब्द जरूरी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। जिनके जरिए हम बात कह सकते हैं वही कहना है। फालतू की बातें नहीं करनी है, क्योंकि 5 मिनट की बुलेटिन में हमको बहुत सारी बातें बतानी है, पूरे देश का समाचार सुनाना है। 10 मिनट की भी बुलेटिन में, या अधिकतम जो हमारे जो फ्लैगशिप आकाशवाणी की बुलेटिन है वो 15 मिनट की है। 8:45 का समाचार या 9 बजे का समाचार आप सुने, या सुबह 8 बजे का समाचार, 15 मिनट की बुलेटिन होती है। दोपहर में आधे घंटे की बुलेटिन अब शुरू हुई है। तो 15 मिनट में हमको पूरे देश का समाचार सुनाना है, उसमें बहुत सारे समाचार लेने हैं।
तो ये काम बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे शब्दों की किफायत बरतें, कैसे जरूरी शब्दों का इस्तेमाल करें, कैसे बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करें, कैसे सामान्य और बहुत ही आम फाम शब्द आए, बोलचाल की लैंग्वेज में आए। ये बातें रेडियो समाचार में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, क्या कोई एक निश्चित प्रक्रिया भी है कि समाचार तैयार करते हुए उस प्रक्रिया का पालन हम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने जितेंद्र जी किया। दरअसल रेडियो में भी जो समाचार लिखे जाते हैं, समाचार लिखने की जो शैली है वो तो अखबारों की ही शैली है, पर लिखने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जी। जो अखबारों में और रेडियो में समाचार लिखने का जो मूल ढांचा है, जिसको हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, वो उल्टा पिरामिड शैली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उल्टा पिरामिड क्या है? जैसे पिरामिड आपने देखा होगा, बिल्कुल। तो दरअसल ये कुल मिला के, आप चूंकि साहित्य के विद्यार्थी भी हैं, आप जानते हैं कहानी लेखन, तो कहानी आमतौर पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है, उसमें एक क्रम में विकास होता है कहानी का। कहानी धीरे धीरे जैसे बढ़ती है, हम लोग बचपन से अपने नानी और दादी से कहानियां सुनते आए हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, उनका एक बेटा था, तो कहानी बढ़ती है धीरे धीरे क्लाइमेक्स तक पहुंचती है, और क्लाइमेक्स के बाद फिर वो कहानी का अंत होता है। तो इसको हम कहते हैं पिरामिड, यानी कहानी का धीरे धीरे विकास होता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विकास होता है। लेकिन जब हम समाचार लिखते हैं तो इसको उलट देते हैं, यानी कि उलटने के कारण इसमें जो क्लाइमेक्स है वो सबसे पहले आ जाता है। यानी जब हम समाचार लिख रहे होते हैं तो समाचार का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे पहले आ जाती है, सबसे पहले पैराग्राफ में आती है, जिसको हम इंट्रो कहते हैं, कई जगहों पर उसको लीड भी कहा जाता है। तो वो जो पहला पैराग्राफ होता है इन्वर्टेड पिरामिड का या उल्टा पिरामिड का, जिसमें समाचार की सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, और फिर पूरे समाचार को हम घटते हुए महत्व क्रम में लिखते हैं। यानी जो जहां से कहानी शुरू होती है वो बिल्कुल आखिर में होती है। और इसकी वजह यह है कि कोई भी, ये बहुत ही सहज स्वभाव है मनुष्य का, कि जब भी आप किसी से हालचाल पूछते हैं तो वो हालचाल आप पूछते हैं कि क्या हालचाल है, तो उसमें जो सबसे ताजा बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे नई बात है, वो पहले कहेंगे। लेकिन अगर कोई घुमा फिरा के आपको बताने लगे, जैसे एक छोटी सी एक कथा आपको बताऊं कि आप किसी से पूछें कि भाई क्या हालचाल है, तो वो कहे कि सब तो ठीक है बाकी, लेकिन शर्मा जी के बारे में आप जानते हैं? तो आप पूछे कि हाँ मैं जानता हूं शर्मा जी के बारे में, क्या हुआ? तो शर्मा जी बड़े अच्छे आदमी थे और अभी तो पिछले साल ही रिटायर हुए थे। तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, पूछेंगे हुआ क्या, लेकिन बताओ आप भाई। क्या उनके 2 बेटे भी हैं, और एक बेटा तो आप जानते हैं मुंबई में रहता है और एक अमेरिका में रहता है। तो आप पूछेंगे क्या हुआ, तो भाई बताओ, सीधी बात करो। तो आप वो फिर बताएगा कि नहीं वो बीमार थे, पिछले 1-1.5 महीने से आपको पता ही होगा कि बीमार थे और काफी उनकी हालत ठीक नहीं थी, अस्पताल में भर्ती थे। तो आपका गुस्सा बिल्कुल भड़कता जाएगा, क्योंकि सारी बातें आपको पता है। तो आप आखिर में पूछेंगे भाई असली बात बताओ, क्या कहना चाहते हो? कहा आज उनका सुबह निधन हो गया। तो दरअसल समाचार लिखते हुए जब भी हम लिखते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्री शर्मा का आज सुबह इतने बजे निधन हो गया, उनके 2 बेटे और बेटियां थीं, एक अमेरिका में रहता है, उनका दाह संस्कार आज शाम को होगा, जो भी होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उल्टा पिरामिड शैली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले आएगी, जो उससे कम महत्वपूर्ण है उसके बाद आएगी, उससे कम महत्वपूर्ण उसके बाद आएगी। उसमें जो पहला पैराग्राफ होगा, उस पहले पैराग्राफ में आमतौर पर 40 से 50 शब्दों का इस्तेमाल होता है, 3 वाक्य होने चाहिए अधिकतम। ये कोई फार्मूला नहीं है, पर एक अच्छे इंट्रो में ये बात जरूर ध्यान रखी जाती है। उसके बाद हम उसकी बॉडी कहते हैं समाचार की, जिसमें उसके डिटेल्स होते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण इस बारे में ये भी बात है कि जिसको हम 6 ककार के नाम से पुकारते हैं, जिन 6 ककारों के जरिए ही कोई समाचार बनता है और सूचनाएं लोगों को दी जाती हैं। उसमें पहला ककार है क्या, फिर कौन, फिर कब, फिर कहां, फिर कैसे और क्यों। तो ये जो 6 ककार हैं, इन 6 ककारों के आधार, इन्हीं के आधार पर वो समाचार लिखा जाता है। तो पहले जो इंट्रो होता है, आमतौर पर इंट्रो में हम क्या, कौन, कब, कहां बताते हैं, और फिर जो कैसे और क्यों, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, डिटेल है। तो लोग ये क्यों हुआ ये बाद में जानना चाहते हैं, कैसे हुआ ये भी बाद में जानना चाहते हैं, हुआ क्या अभी ये सबसे पहले जानना चाहते हैं, किसके साथ हुआ ये जानना चाहते हैं। खबर वही है, खबर वो है सबसे पहले। तो आमतौर पर समाचार को हम इस क्रम में लिखते हैं, और यही ढांचा रेडियो में भी अपनाया जाता है, क्योंकि रेडियो में भी जब हम लोगों को सुना रहे होते हैं तो वो सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण बात हुई है वो जानना चाहते हैं।
उसके बाद उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो रेडियो में भी उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली दुनिया भर में बहुत दिनों से लोकप्रिय है। ये अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुई और उससे पहले समाचार इसी तरह से लिखे जाते थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कहानियों की शैली में। लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया कि लोगों के पास इतना समय नहीं है अखबारों में पढ़ने के लिए भी, कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जल्दी से जो बात आई है वो इंट्रो पढ़ करके ही हम समझ लें। अगर हमको पूरी कथा में या पूरे स्टोरी में दिलचस्पी नहीं तो हम पूरी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, हम उसके इंट्रो पढ़ के जान लेंगे। या बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज होती हैं, कल प्रणब मुखर्जी अमेरिका गए थे, तो आज हम ये नहीं जानना चाहते कि वो अमेरिका गए थे, आज अमेरिका में उनकी क्या बात हुई है ये हम जानना, वो इंट्रो पढ़ करके हम जान लेते हैं। तो इसलिए जो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल है, उल्टा पिरामिड शैली है, ये बहुत ही लोकप्रिय शैली है। लगभग 90% समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं, अखबारों में भी और रेडियो में भी और टेलीविजन में भी। जी, तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जब भी रेडियो न्यूज रूम की ओर बढ़ रहे हो या टेलीविजन न्यूज रूम की ओर बढ़ रहे हो या अखबारों की भी न्यूज रूम की ओर बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखने का अभ्यास करें। वो बिल्कुल, और उसका तरीका यही है कि आप इस तरह की जो भी जहां की भी रिपोर्ट देना चाहते हैं उनके बारे में आप जाएं, उन घटनाओं को इकट्ठा करें और जो 6 ककार हमने बताया उस 6 ककार के हिसाब से जी आप सवाल दें। हाँ जी पूछें आप सवाल कट जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये 2 बार हो गया कि लोग सवाल पूछना चाहते हैं और वो कट जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि सबसे चीज तो ये है कि हमने ये जान लिया कि भाषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो आम आदमी का माध्यम है, बिल्कुल, वो विशिष्ट वर्ग का भी माध्यम है, यानी कि भेदभाव नहीं है, यानी वो सबके लिए है, वो सचमुच जनता का माध्यम है, बिना किसी भेदभाव के वो सब तक पहुंचता है। इसलिए और भाषा विकासशील देशों में, खासकर भारत जैसे देशों में, बिल्कुल जहां वो सबसे सस्ता, सुलभ और जी हाँ, दे दें सवाल, पूछिए आप सवाल। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, से किरण खन्नार बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ पूछिए सर। मुख्य समाचार या समाचार सारांश लिखते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे लिखनी चाहिए? डॉक्टर साहब, मुख्य समाचार लिखते हुए आम तौर पर जब समाचार बुलेटिन तैयार किया जाता है तो उस बुलेटिन तैयार करने में जब हम ये तय करते हैं कि उसमें 4 या 5 सबसे महत्वपूर्ण समाचार कौन से हैं, और जब उल्टा पिरामिड में जब आप खबरें लिखते हैं तो उसकी जो पहली लाइन है वही मुख्य समाचार बन जाता है। और आम तौर पर जो उल्टा पिरामिड है उसमें जो इंट्रो है वो खबर का सारांश ही होता है। जी। खबर मुख्य रूप में हुई क्या है वो खबर उसके सारांश में ही होता है। दरअसल इंट्रो लिखने की भी कई शैलियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शैली सारांश शैली है, जिसमें खबर का जो पूरा जिस्ट है वो हम इंट्रो में डाल देते हैं कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ और कहां हुआ। तो ये जिस्ट ही है, वो उसका सारांश है। और जब हम समाचारों के पहले जो सुर्खियां पढ़ी जाती हैं उन सुर्खियों को लिखते हैं तो सुर्खियों में से हर समाचार के पहले 1-2 लाइनें उठा करके उनको सुर्खियों में डालते हैं। सुर्खियों के लिखने का 2 तरीका है, एक तो उसको हम थोड़ा कवितात्मक भी बना करके लिख सकते हैं और दूसरा तरीका है कि उनको फ्लैट तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो अनाज या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में सरकार का सहयोग करें। दूसरा समाचार हम अगर उसमें शीर्षक हम या सुर्खियां हम बता रहे हैं, दूसरा समाचार अगर मान लीजिए कि राज्यों से है कि उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया जी। ये सिंपल सा है, ये सुर्खियां हम पढ़ते जा रहे हैं जिसको हेडलाइन हम कहते हैं, या जिसके बारे में उन्होंने पूछा कि मुख्य समाचार कैसे लिखे जाते हैं। तो उसी में से जो बुलेटिन हमने बनाया, बुलेटिन में अगर 10 समाचार चुने हैं तो 10 समाचार में 4 महत्वपूर्ण समाचार हैं। एक समाचार जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समाचार है उससे हेडलाइन लेते हैं, एक राज्यों से हम ले लेते हैं, राज्यों में कोई बड़ी बात हुई हो, तीसरी हम खेलों से ले लेते हैं, बिजनेस से ले लेते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हेडलाइन ऐसी हो जिससे हमारी पूरी बुलेटिन झलक करके सामने आए कि आज हम बुलेटिन में हम आपको क्या परोसने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। बिल्कुल। तो समाचार जब जो हेडलाइंस लिखी जाती हैं, जब समाचार तय हो जाते हैं तब उसके बाद हेडलाइन लिखा जाता है और फिर उसको आखिर में रिपीट हेडलाइन भी हम करते हैं ताकि जिन श्रोताओं ने बीच से सुनना शुरू किया उनको कोई मिस ना हो जाए, वो दोबारा फिर वो हेडलाइन सुन सकें, उनको पता चल जाए कम से कम हेडलाइन से कि क्या क्या आज महत्वपूर्ण खबरें थी। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का निदान हो गया है
कि मुख्य समाचार किस तरह लिखे जाते हैं, और डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि उसका महत्व क्या है, और यह भी कि जिस तरह मुख्य समाचार लिखे जाते हैं लगभग अंत में भी वही दोहराए जाते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मुख्य समाचार आरंभ में तो होते ही होते हैं। यदि कोई श्रोता बीच में आता है समाचार सुनने के लिए बुलेटिन के बीच में, तो भी वो मुख्य समाचारों से वंचित नहीं रह जाता, वो सुन लेता है। बिल्कुल। और यही हम टेलीविजन में भी करते हैं। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए जैसे रेडियो में हम 15 मिनट का बुलेटिन है जो हमारा फ्लैगशिप बुलेटिन कहा जाता है, उसमें तो हम दरअसल एक बार बीच में भी समाचारों को रिपीट करते हैं, ताकि जो समाचार बीच में सुनने आया या ठीक बीच से पहले शुरू किया है तो बीच में भी हो, या किसी कारण से छूट गया हो तो बीच में हेडलाइन सुन ले, फिर आखिर में भी हेडलाइन सुने, या हम उसको टीज भी करते हैं। कई बार हम उसमें जिसको ब्रेक देना कहते हैं, ताकि लगातार समाचार सुनने की और उसको समझने की क्षमता भी दिक्कत होती है, तो उसमें हम ब्रेक देते हैं, और ब्रेक देते समय हम टीज करते हैं कि आगे है बुलेटिन में ये समाचार। एक चीज और भी है, बल्कि दो बातें और महत्वपूर्ण हैं जो आज हम करना चाहेंगे, और भी जो सवाल आएंगे वो भी। एक तो ये है कि अभी तक समाचारों के प्रसारण का जो अधिकार है वो सिर्फ आकाशवाणी के पास। जो प्राइवेट चैनल बहुत सारे रेडियो के आ गए हैं जिन पे संगीत के कार्यक्रम है और तरह तरह के कार्यक्रम, लेकिन समाचार अभी आकाशवाणी ही प्रसारित कर सकते हैं। तो आकाशवाणी जब समाचार प्रसारित करने का जाहिर है अधिकार उसी के पास है, तो वो अपनी तैयारी किस प्रकार से करता है? ये आकाशवाणी के समाचारों के प्रसारण का जो ढांचा है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। ये भी समझना एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल आकाशवाणी का जो ढांचा है पूरा, उसमें समाचार सेवा प्रभाग एक पूरा डिवीजन ही है, जिसको न्यूज सर्विसेज डिवीजन या समाचार सेवा प्रभाग कहते हैं। और उसमें दो जो दिल्ली में जो उनका मुख्यालय है, उसके अलावा राज्यों की राजधानियों में भी उनका मुख्यालय है, लेकिन जो मुख्य मुख्यालय है वो दिल्ली में है, हेडक्वार्टर है। और प्रादेशिक समाचारों के लिए उन राज्यों की राजधानियों में मुख्यालय है। तो जैसे अगर प्रादेशिक समाचारों के लिए बुलेटिन बन रही है, तो जिलों के जो संवाददाता और स्ट्रिंगर्स हैं वो समाचार लखनऊ को भेजते हैं। लखनऊ को अगर लगता है कि ये समाचार बहुत महत्वपूर्ण है, या जिले के किसी संवाददाता को लगता है कि नहीं ये तो राष्ट्रीय स्तर का समाचार है, तो वो सीधे दिल्ली को भी भेज सकता है। दिल्ली में जो समाचार कक्ष है उसको हम जनरल न्यूज रूम कहते हैं, GNR उसको कहा जाता है संक्षेप में। नोट करें विद्यार्थी कि इसका जो संकेत नाम है GNR, जनरल न्यूज रूम। और उसके साथ ही साथ एक पैरेलल वहां पर हिंदी न्यूज रूम भी है, और एक RNU भी हम कहते हैं कि रीजनल न्यूज यूनिट। ये 3 यूनिट मेनली काम करती हैं हमारे मुख्यालय में, दिल्ली के मुख्यालय में। और जो GNR है, जो मुख्य समाचार कक्ष है, वहां पर एजेंसी से जो समाचार एजेंसियां हैं, हमारे संवाददाता हैं, मॉनिटर्ड रिपोर्ट्स हैं, दुनिया भर से समाचार हमारे पास वहां पहुंचते रहते हैं। और वहां पर उस समाचार कक्ष में उन समाचारों के आने के बाद एक एडिटर इंचार्ज होते हैं, जो समाचार के कक्ष के प्रभारी होते हैं, उन तक वो सारे समाचार पहुंचते हैं और वो तय करते हैं कि इसमें से कौन सा समाचार हमें आज अपने बुलेटिन के लिए रखना चाहिए। और दरअसल वहां एक समाचारों का पूल बनता है, उस पूल में बहुत सारी खबरें होती हैं, उनको दोबारा से लिखा जाता है। जैसा आपसे हमने कहा कि आमतौर पर एजेंसी या बाकी संवाददाता जो खबरें भेजते हैं वो कई बार समाचार पत्रों के लिहाज से लिखी गई होती हैं, उनको रेडियो की तरह से बनाने के लिए उन समाचारों को दोबारा लिखा जाता है और लिख करके उनको पूल में डाला जाता है। पूल सिस्टम काम करता है, वो बहुत ही एक आकाशवाणी का एक नायाब तरीका है। पूल 1 में देश से जुड़ी हुई खबरें होती हैं और पूल 2 में वहां पर विदेश से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। समाचार कक्ष में एक बुलेटिन संपादक भी होता है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यतः बुलेटिन के प्रसारण की होती है। संपादक जो प्रभारी होता है वो खबरें बनवाता है और उसमें से कौन सी खबरें बुलेटिन में लेनी है वो जिम्मेदारी बुलेटिन संपादक की होती है। तो जब उसके सामने दोनों पूल होते हैं तो उस पूल में से देखता है कि कौन कौन से समाचार महत्वपूर्ण इसमें हैं, और जो खेलों के समाचार हैं वो भी पूल 2 में जाते हैं, यानी विदेशों वाले समाचार में हम लेते हैं। तो उसे ये पता होता है कि विदेश के समाचार पूल 2 में होंगे और पूल 1 में देश से जुड़ी हुई खबरें होंगी, तो उनसे वो खबरें निकालता है। फिर उनको वो अपने बुलेटिन के, अगर 5 मिनट का बुलेटिन है तो उसमें छोटी छोटी खबरें ली जाएंगी, यानी अगर प्रधानमंत्री का भी भाषण है तो वो छोटा करके लिया जाएगा। अगर वो 10 मिनट की बुलेटिन है, 15 मिनट की बुलेटिन है, तो वो चूंकि उन्होंने बड़ा भाषण दिया है तो वो लंबा भी लिया जा सकता है। तो ये दायित्व तो मुख्यतः बुलेटिन एडिटर का होता है, जिसको कंपाइलेशन एडिटर भी हम कहते हैं, यानी बुलेटिन को वो कंपाइल करता है, उसको संयोजित करता है
और ये जो बुलेटिन को संयोजन करने की प्रक्रिया है उसको हम बंचिंग कहते हैं या कंपाइलेशन भी कहते हैं। यानी एक समाचार जो पहला समाचार पढ़ा जाएगा या जो सबसे पहले हेडलाइन है वो एक गत्ते में लगा करके दी जाती हैं और वो एडिटर अपने साथ लेकर के जाता है और न्यूज रीडर जैसे आप यहां बैठे हैं उनको एक एक करके वो पकड़ाता जाता है और वो पढ़ती जाती हैं या पढ़ते जाते हैं। तो उस बीच वो देखता भी जाता है कि कितना समय गुजरा है, अभी हम इसमें कितनी खबरें ले सकते हैं, अगर कोई जरूरत पड़े तो आखिरी एक दो लाइनें काट भी सकता है। और यही यहां इन्वर्टेड पिरामिड हमारा मदद करता है कि आखिरी दो लाइनें कटने से भी समाचार की मुख्य आत्मा खत्म नहीं होती है, वो मुख्य बात जाती ही है। कई बार ऐसा होता है कि बुलेटिन चल रहा और बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात आ गई, कोई एक ब्रेकिंग न्यूज आ गया, तो उसको समाचार को हमको शामिल करना है, लेकिन हमने तो अपने हिसाब से 15 मिनट की बुलेटिन बना रखी थी, तो एक समाचार को उसमें से हटाना पड़ेगा, या हम उसको लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सबको काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, और ताकि हम उस नए समाचार को भी ले सकें। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो दिल्ली में और राज्यों की यूनिट के साथ सहयोग करके चलती है, उनको मिला करके काम करती है। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक चीज तो वे जान लें कि यदि उनको कोई न्यूज तैयार करने के लिए दिया गया है और उन्होंने तैयार करके समाचार लिख करके मान लीजिए दे दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसी तरह से प्रसारित हो जाएगा। संभव है कि जो एडिटर है, बुलेटिन एडिटर है, उसमें काट-छांट करे वो, बिल्कुल उसका अधिकार है, उसकी जरूरत है कि वो बुलेटिन की जो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से उसको करना है। दूसरी बात यह भी होती है कि कई बार जैसे हम सुबह 8 बजे की बुलेटिन है वो पूरे देश के लिए है, कई बार कोई बुलेटिन केवल उत्तर भारत के लिए है, कई बार वो दक्षिण भारत के लिए बुलेटिन है। तो अगर रीजनल यूनिट का कोई समाचार है और केवल दक्षिण भारत के लिए, जाहिर उसमें दक्षिण भारत की खबरों को प्राथमिकता दी जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि समाचारों को की परिभाषा यही है कि जो लोगों को प्रभावित करती हो और जो लोगों के निकटता से जुड़ी हुई खबरों को जानने में लोगों को दिलचस्पी होती है। अगर उत्तर प्रादेशिक समाचार इसी आधार पर प्रसारित किए जाते हैं। समाचार की जो जिम्मेदारी है वो न्यूज एडिटर की होती है, बिल्कुल, वो जो कुछ भी जा रहा है, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा वही तय करता है, जो चला गया उसकी भी जिम्मेदारी उसी की है। यदि कोई जवाबदेही बनती है तो वो एडिटर की ही बनेगी, बुलेटिन एडिटर की बनेगी। डॉक्टर साहब, एक हम लोग एक और बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बीबीसी की जो सेवा है वो बचपन से हम लोगों को भी आकर्षित करती रही है। मुझे लगता है कि सभी रेडियो सुनने वाले जो हैं वो बीबीसी के प्रति एक आकर्षण महसूस करते हैं। जो लोग हिंदी, मान लीजिए कि हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी समाचार लेखन की बात कर रहे हैं, तो जो बीबीसी की जो हिंदी सेवा है उसका एक गहरा आकर्षण रहा है। और हमारे वहां आकाशवाणी भी समाचार प्रसारित करता है, बीबीसी भी प्रसारित करता है। दोनों की जो प्रस्तुति है, जो प्रसारण है, इसमें क्या कोई अंतर है क्या, या सिर्फ बाहर से दिखता है ये? नहीं, अंतर तो निश्चित है और वो अंतर साफ साफ दिखाई पड़ता है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। आकाशवाणी की बुलेटिन में आप देखेंगे कि एक तरह का फॉर्मल बुलेटिन होता है, बहुत औपचारिकता के साथ वो समाचार पढ़ा जाता है, उसको एक न्यूज रीडर पढ़ता है समाचारों को आकाशवाणी में। लेकिन बीबीसी में फर्क ये आया है कि बीबीसी ने समाचारों को पढ़ने के बजाय उसको वास्तव में बोलचाल की बना दिया है। वास्तव में कहने का अर्थ यह है, गहरा आकर्षण उसकी भाषा में भी होता है, बिल्कुल, और वो चूंकि वो बोलचाल की शैली में ही वो पढ़ा भी जाता है और वो बहुत इनफॉर्मल किस्म की लैंग्वेज होती है उसकी, इनफॉर्मल किस्म से उसको पढ़ा जाता है और बातचीत होती है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें इनोवेट की हैं। वहां पर न्यूज रीडर की भूमिका एक एंकर की भूमिका हो गई है। वो जो बुलेटिन का प्रोग्राम है उसको वो एंकर करता है, वो सारी बुलेटिन खुद नहीं पढ़ता है। आकाशवाणी की बुलेटिन के साथ बदलते समय में, हालांकि आकाशवाणी में भी परिवर्तन शुरू हो गया, आपने उसको गौर किया होगा। आकाशवाणी की बुलेटिन एक न्यूज रीडर पढ़ता है और शुरू से लेकर के आखिर तक वही पढ़ता है। उसमें अब धीरे धीरे आकाशवाणी ने भी अपने संवाददाताओं के जो दूर दराज के इलाकों से रिपोर्ट, उनकी वॉइस कास्ट देनी शुरू की है, वॉइस डिस्पैचेस शुरू की हैं, साउंड बाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है तो उनकी आवाज में ही हम सुनाते हैं, आवाज में आ जाती है, तो वो साउंड बाइट भी हम ले रहे हैं। अच्छा भी लगता है सुनने वालों को, बिल्कुल। उससे क्या होता है कि एक रास्ता टूटती है, जो मोनोटोनी है वो टूट जाती है। बीबीसी ने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया। उनके यहां आप देखेंगे कि वो एंकर जो है वो केवल 2 या 3 लाइनें पढ़ता है या बताता है और उसके बाद उनके रिपोर्टर की आवाज में वो शुरू हो जाती है। तो उससे जो हमारा श्रोता है उसको फील होता है कि एक रिपोर्टर वहां घटना स्थल पर मौजूद है और वहां से रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। जो कि आकाशवाणी के समाचारों में चूंकि न्यूज रीडर पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो कहां से समाचार बता रहे हैं।
आप जो घटनास्थल की बात है, जो एक फीलिंग देने की बात है, वो आकाशवाणी के समाचारों में नहीं आ पाता। थोड़ी औपचारिकता का बोझ ज्यादा है वहां पर, जिसके कारण कई बार वो नीरस भी होने लगता है। लेकिन बीबीसी की जो सबसे बड़ी खूबी है कि बीबीसी के समाचारों में इंटरैक्टिविटी बहुत है। मतलब एक तरह का अंतरक्रियात्मकता बहुत दिखाई पड़ती है। उसकी भाषा बहुत सहज और सरल है। उसमें रिपोर्टर्स का योगदान और उनकी भाषा में, उनकी आवाज में रिपोर्ट्स आती हैं। उसमें बीच बीच में इंटरव्यूज हैं। उसमें जिसको हम फोनो कहते हैं, वो अपने रिपोर्टर से फोन पर ही बात करने लगते हैं। तो जाहिर हम आप जब बात कर रहे होते हैं तो उसको लोगों को समझना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत कि हम अगर कोई लिखी हुई बात को पढ़ें और सुने तो उसको फॉलो करना थोड़ा कठिन होता है। तो बीबीसी ज्यादा इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है वो। और वो अनौपचारिकता जाहिर है कि थोड़ी खींचती है, उसमें नीरसता कम है, थोड़ा वो प्रभावी ज्यादा लगती है। तो ये उसने इनोवेट किया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि धीरे धीरे आकाशवाणी ने भी अपने में बहुत परिवर्तन किया है। इधर चमक आई है आकाशवाणी के समाचारों में भी। बिल्कुल। और आकाशवाणी ने भी इस बात को समझ लिया है कि अगर हमको अपना बुलेटिन आज बदलते हुए समय में compete करना है तो हमें उसमें मोनोटोनी को, एक रास्ता को खत्म करना पड़ेगा। अपने वॉइस क्योंकि आकाशवाणी के जितने संवाददाता देश में हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने संवाददाता आकाशवाणी के हैं इस देश में किसी भी प्राइवेट चैनल के पास, समाचार पत्र के पास नहीं है। 500 से अधिक स्ट्रिंगर्स, रिपोर्टर्स आकाशवाणी के पास हैं जो देश भर के जिलों में फैले हुए हैं। इतना बड़ा नेटवर्क, आकाशवाणी जितना बड़ा नेटवर्क देश में किसी भी समाचार चैनल का या अखबार का नहीं है। बावजूद इसके ये बात हमको मानना पड़ेगा कि अभी जो आकाशवाणी के समाचारों में इनोवेशन की जरूरत है, जो परिवर्तन करने की जरूरत है, नई नई चीजों को डालने की जरूरत है, वो अभी हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। लेकिन वहां भी परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में, जैसी कि मुझे उम्मीद है, अभी हाल के दिनों में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो ट्राई है, उसने सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप इस बात पर विचार करिए कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं रेडियो के, उनको भी समाचारों के प्रसारण की इजाजत मिले। तो जब उनको मिल जाएगा तो जाहिर है कि आकाशवाणी को और भी ज्यादा कंपीट करना, चुनौती मिलेगी, प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। और ये जो औपचारिकता है समाचारों में धीरे धीरे थोड़ी कम होगी। वो ज्यादा लोगों के करीब होंगे और उसमें ज्यादा फोनों का और नए नए तौर तरीकों की गुंजाइश बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आज बहुत अच्छी बातचीत हुई। जो भी विद्यार्थी, जो पीजीडीआरपी के विद्यार्थी हैं वो भी, और जो रेडियो लेखन AWR-H के विद्यार्थी वो भी, भविष्य में जब भी वो रेडियो से जुड़ेंगे और यदि उन्हें समाचार लेखन का काम दिया जाएगा तो आज जो बातचीत हुई है यह, और जो पाठ्य सामग्री उनके पास पहले से उपलब्ध है, इन दोनों के आलोक में जब वो समाचार तैयार करके देंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो समाचार एडिटर होगा उसका काम बहुत कम होगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से काम के दबाव में होता है। उन्हें एक अच्छे समाचार लेखक की जरूरत रहती है। तो आज बहुत अच्छी बात हुई और मुझे ऐसा लगता है कि आज विद्यार्थियों ने ठीक से जान लिया होगा कि अखबार के लिए समाचार लिखने में और रेडियो के लिए समाचार लिखने में शैली तो एक है, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो अलग अलग हैं। बिल्कुल। उस शैली, उल्टा पिरामिड शैली तो दोनों में है, लेकिन बुनियादी बातें अलग हैं। यानी कि आप अखबार की तरह न्यूज बना करके नहीं दे सकते। इसी प्रकार हमने बात की बीबीसी की प्रस्तुति में और आकाशवाणी की प्रस्तुति में जो न्यूज बनाने का पूरा ढांचा है उसकी बात की। तो ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण रहीं और मुझे लगता है कि इस बातचीत का फायदा मिलेगा पीजीडीआरपी के विद्यार्थियों को, AWR-H के विद्यार्थियों को, और उनको भी जो इसको सुन रहे हैं और जाहिर है कि रेडियो में दिलचस्पी रखते हैं, भले ही वे हमारे विद्यार्थी न हों। तो आज के परामर्श सत्र में इतना ही। अगले परामर्श सत्र में किसी और विषय के साथ हम फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।